नमस्कार। आज के इस YouTube वीडियो चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का परिचय, विशेषता, वर्गीकरण और इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का परिचय। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा से अभिप्राय है सन 1947 से पूर्व का अविभाजित भारत से है, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश समाविष्ट थे। जबकि कुछ विद्वानों ने तो यह भी माना है कि भारत का अर्थ श्रीलंका, बर्मा सहित भारतीय आर्य भाषा में लेती है। वस्तुतः अंग्रेजों के आने से पूर्व ये सब प्रदेश भारत के ही अंग थे। अब हम अध्ययन करेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो सर्वप्रथम वर्गीकरण है वो डॉक्टर E.F.R. हर्नले ने सन 1880 में प्रस्तुत किया। डॉक्टर हर्नले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया, जो निम्न है। उनका जो पहला वर्ग है वो है पूर्व गोडियन, जिसके अंतर्गत उन्होंने पूर्व हिंदी, बंगला, असमी और उड़िया को शामिल किया। उनका दूसरा जो वर्ग है वो है पश्चिमी गोडियन, जिसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी को शामिल किया। उनका तीसरा वर्ग है उत्तरी गोडियन। उत्तरी गोडियन में गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी को शामिल किया। और चौथा वर्ग है दक्षिणी गोडियन, जिसमें उन्होंने केवल मराठी भाषा को शामिल किया। इसी प्रकार डॉक्टर हनले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 4 वर्गों में बांटा: पूर्वी गोडियन, पश्चिमी गोडियन, उत्तरी गोडियन और दक्षिणी गोडियन। आगे डॉक्टर हर्नले के अनुसार जो आर्य मध्य प्रदेश अथवा केंद्र में थे उनको भीतरी आर्य कहलाए, और जो चारों ओर फैले हुए थे उनको बाहरी आर्य कहलाए। इसका मतलब हुआ कि जो भारत का नक्शा था उनमें जो केंद्र का भाग था वो भीतरी आर्य कहलाए, जबकि सीमावर्ती जो क्षेत्र था वो बाहरी आर्य कहलाए। आगे डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भाग फर्स्ट तथा बुलेटिन ऑफ द स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज के भाग फर्स्ट में अपना पहला भाषा वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उनमें उन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा: बाहरी उपशाखा, जिसके अंतर्गत उत्तरी पश्चिम समुदाय को उत्तरी पश्चिम समुदाय रखा, और उत्तरी पश्चिम समुदाय में उन्होंने 2 भाषाएं शामिल की, लहंदा और सिंधी। जबकि उनका दूसरा समुदाय था दक्षिणी समुदाय। दक्षिणी समुदाय में उन्होंने मराठी भाषा को शामिल किया। उनका तीसरा समुदाय था पूर्वी समुदाय, जिसमें उन्होंने उड़िया, बिहारी, बंगला और असमिया भाषा को शामिल किया। यह उनका है बाहरी उपशाखा। दूसरी उनकी शाखा थी या दूसरा उनका भाग था मध्य उपशाखा, जिसका समुदाय है मध्यवर्ती समुदाय। मध्यवर्ती समुदाय उनमें उन्होंने पूर्वी हिंदी को शामिल किया। और उनका तीसरी शाखा है भीतरी उपशाखा। भीतरी उपशाखा जो का पहला भाग है केंद्रीय समुदाय। केंद्रीय समुदाय में उन्होंने पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बिरनी, खानदेशी और राजस्थानी को शामिल किया। जबकि उसका दूसरा समुदाय है पहाड़ी समुदाय। पहाड़ी समुदाय में उन्होंने पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली, मध्य या केंद्रीय पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी को शामिल किया। यह है सुनीति कुमार चटर्जी का वर्गीकरण। उसके बाद डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने जॉर्ज गियर्सन के जो वर्गीकरण की आलोचना ध्वनिगत एवं व्याकरणगत आधारों पर करते हुए अपना वैज्ञानिक जो वर्गीकरण, भाषाई वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 5 भागों में बांटा। सबसे पहले उदीच्य। उदीच्य में उन्होंने सिंधी, लहंदा और पंजाबी भाषा को शामिल किया। दूसरा है प्रतीच्य। प्रतीच्य में उन्होंने राजस्थानी और गुजराती को शामिल किया। तीसरा भाग उनका मध्य देश है। मध्य देश में उन्होंने पश्चिमी हिंदी को शामिल किया। चौथा भाग उनका है प्राच्य, जिसमें पूर्वी हिंदी, बिहारी, असमी, उड़िया और बंगाली को शामिल किया। और उनका 5वां भाग है दक्षिणात्य, जिसमें उन्होंने मराठी को शामिल किया। आगे चलकर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने सुनीति कुमार चटर्जी का जो वर्गीकरण था उस वर्गीकरण में थोड़ा सुधार करते हुए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। और उन्होंने भी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 5 भागों में बांटा। सबसे पहले उदीच्य। उदीच्य में सिंधी, लहंदा और पंजाबी को शामिल किया, जो दोनों का सेम है। दूसरा प्रतीच्य। प्रतीच्य में
धीरेन्द्र वर्मा गुजराती को शामिल करते हैं, जबकि सुनीति कुमार चटर्जी गुजराती के साथ साथ राजस्थानी को भी शामिल करते हैं। मध्य देशीय में धीरेन्द्र वर्मा ने राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी को शामिल किया, और प्राच्य में उड़िया, असमी और बंगला भाषा को चुना, जबकि दक्षिणात्य में मराठी भाषा को शामिल किया गया। अब हम अध्ययन करते हैं भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास। भारत से अभिप्राय सन 1947 से पूर्व का जो अविभाजित भारत है उसे लिया जाता है, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी समाविष्ट थे। कुछ विद्वान तो भारत का अर्थ श्रीलंका और बर्मा सहित भारत से लेते हैं। वस्तुतः अंग्रेजों के आने से पूर्व ये सब प्रदेश भारत के ही अंग थे। आर्य भाषा का इतिहास आर्यों के भारत आगमन से प्रारंभ होता है। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने आर्य भाषाओं के वर्गीकरण में केंद्रीय समुदाय में पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती और हिमालय भाषाएं हैं, जबकि मध्य समुदाय में मात्र पूर्वी हिंदी को ही स्थान दिया। इनके बताए पूर्वी समुदाय में बिहारी, उड़िया, बंगला, असमी भाषाएं हैं, जबकि दक्षिणी समुदाय में उन्होंने केवल मराठी भाषा को शामिल किया गया। इसके अनुसार उत्तरी पश्चिमी जो समुदाय है उसमें सिंधी, लहंदा और कश्मीरी भाषाएं भी आती हैं। अब आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जो विशेषता है, सिंधी शब्द का संबंध संस्कृत सिंधु से माना जाता है। सिंधु देश में सिंधु नदी के दोनों किनारों पर सिंधी भाषा बोली जाती थी। सिंधी की मुख्यतः 5 बोलियां थी: विचोली, सिराइकी, थरेली, लासी और लाड़ी। सिंधी की अपनी लिपि का जो नाम है वो है लंडा, किंतु ये गुरुमुखी तथा फारसी लिपि में भी लिखी जाती है। लहंदा का शब्दगत अर्थ है पश्चिमी। लहंदा शब्द है, उसका जो अर्थ निकलता है उसका है शब्दगत अर्थ है पश्चिमी। इसके अन्य नाम पश्चिमी पंजाबी, हिंदकी, जटकी, मुल्तानी, चिंबाली और पोठवारी नामों से जानी जाती है। लहंदा की भी सिंधी की भांति अपनी लिपि है। उस लिपि का नाम लंडा है, जो कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि की उपशाखा है। इसी प्रकार पंजाबी शब्द पंजाब से बना है, जिसका अर्थ है 5 नदियों का देश। पंजाबी की अपनी लिपि भी लंडा थी, जिसे सुधार कर गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई। पंजाबी की मुख्य बोलियां माझी, डोगरी, दोआबी और राठी है। इसी प्रकार गुजराती गुजरात प्रदेश की भाषा है और गुजरात का संबंध गुजर जाति से माना जाता है। गुजर धनत्रा से शब्द बना है गुजरता और गुजरता से बना है गुजरात। इसी प्रकार गुजरात की अपनी लिपि है, जो गुजराती के नाम से जानी जाती है या गुजराती के नाम से प्रसिद्ध है। वस्तुतः गुजराती केथी से मिलती जुलती लिपि लिखी जाती है, इसमें शिरोरेखा का प्रयोग नहीं किया जाता है। मराठी महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा। इसकी प्रमुख बोलियां कोंकणी, नागपुरी, कोष्टी, महारी आदि है। मराठी की अपनी लिपि देवनागरी है, किंतु कुछ लोग मोडी लिपि का भी प्रयोग इसमें करते हैं। आधुनिक आर्य भाषा की जो अगली विशेषता है वो है बंगला। संस्कृत शब्द बंग धन आल से बना है और ये बंगाल प्रदेश की भाषा है। नवीन यूरोपीय विचारधारा का जो सर्वप्रथम प्रभाव है वो बंगला भाषा और साहित्य पर पड़ा। बंगला प्राचीन देवनागरी से विकसित बंगला लिपि में लिखी जाती है। असमिया असम प्रदेश की भाषा है। इसकी मुख्य बोली विष्णुपुरिया। असमी की अपनी लिपि बंगला है। उड़िया प्राचीन उत्कल अर्थात या अथवा वर्तमान उड़ीसा की भाषा है और इसकी जो प्रमुख बोलियां हैं वो है गंजामी, शमलपुरी, बत्री आदि है। इसी प्रकार उड़िया भाषा बंगला से बहुत मिलती जुलती है, किंतु इसकी लिपि ब्राही की उत्तरी शैली से विकसित है। धन्यवाद।